मैं बोल ही देता हूँ, आप भले ही इसको काट लो। कॉकरोच, एक चत्ता जिसको कहते हैं, ये 32 करोड़ साल से इस धरती पर है दुनिया में। परमाणु बम फूट जाए, एटम बम फूट जाए, रेडिएशन हो जाए, उसमें तिल चट्टे बच जाते। 32 करोड़ साल से क्या हुआ है नहीं हुआ है, जातियां हुई और बच्चे हैं। क्यों नीट की परीक्षा इतनी अहम मानी हो? क्योंकि उसपे जो अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अगर वो सरकारी कॉलेज में आ जाए, उनकी रैंकिंग ऊपर हो, तो उनको फीस बहुत कम देना पड़ेगा। देखिए, मैं इस पॉडकास्ट को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब आपने सवाल पूछ दिया तो मुझे जवाब देना होगा कि सरकार को भारी झटका लगा। बीजेपी तमाम संगठन, मेंबर, प्रोपेगेंडा, कम्युनिकेशन सब कुछ होने के बावजूद भी उनको आज मुंह की खानी पड़ी है, या सच से सामना हमारा यथार्थ से समझौता करता पड़ा है। जो आजकल कम्युनिकेशन, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार आदि आदि के सहारे जो सत्ता का सिद्धांत चल रहा है, वो कम्युनिकेशन की जो थ्योरी पर थे कि भाई हम सबसे पॉपुलर, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने मेंबर, हमारे इतने वोट, सबको इसने हिला कर दिया। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, कॉन्फिडेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया, ये होगा कैसे? बहुत कम्युनिकेशन में भाजपा उस्ताद, ट्रोल आर्मी, IT से फलाना सब धरा का धरा नहीं रह गया कि नहीं रहेगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि आप नए लोगों के जो उम्मीदें थी, जो यथार्थ, उसके सामने आप टिक नहीं पाए। प्रयास हुए, वो 12 साल में पहली बार इस सरकार को उस ढंग से छोड़ना पड़ा कि अपने लाडले मंत्री का इस्तीफा देना, उनके ऊपर पैलेट गन छोड़ना और ये करना। आप कोई तरीका निकाल, ब्रुटैलिटी से तो क्या कर लिया, अंत में तो सरकार को झुकना पड़ा था। प्रधान जी का तो इस्तीफा उनको लेना ही पड़ा ना आप जंतर मंतर पर इंगेज कर पाए, ना आप विपक्ष से इंगेज कर रहे हैं, ना आपने 49-50 लोगों को पहले हटाया, ना आपने कोई इस्तीफा किया। अभी इकोनॉमिक सिचुएशन, वर्ल्ड सिचुएशन, ट्रेड सिचुएशन, टेक्नोलॉजी का सिचुएशन, रोजगार का सिचुएशन, ये सब बहुत ज्यादा फ्लक्स में। आज का TFM पॉड टॉक हम लोग एक किस्से से स्टार्ट करेंगे। कुछ 10 साल पहले की बात है। मैं सतीश सर से पहली बार मिला। छोटा सा बालक, बहुत सारे सपने लिए सर के पास गया और सोचा मुझे तो सब आता है, सर तो रख ही लेंगे। सर ने एक छोटा सा सवाल पूछा मुझसे। ये उस समय की बात है जब नीरज चोपड़ा अपने करियर के स्टार्टिंग दौर में थे। सर ने पूछा नीरज चोपड़ा कौन है, और मैं जो समझता था कि मुझे सब ज्ञान है, सब आता है, ब्लैंक हो गया। बट वो दिन है और आज का दिन है, रुका नहीं, पढ़ते रहा, कोशिश करते रहा। तो आज हमारे बीच इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गज हैं जो लगभग 3 से भी ज्यादा दशक से इंडस्ट्री के एक तरीके से बागडोर संभाले हुए हैं। हमारे बीच है सतीश के सिंह सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस टू बी विद यू। सेम हियर सर। जैसे ही मुझे पता लगा कि आप आने वाले हैं, मैंने कहा कि सारी चीजें एक तरफ, सर के साथ तो बातचीत मैं ही करूंगा। इतने आपसे यादें भी जुड़ी हैं और इतना सब आपसे सीखने को मिला है। सर के बारे में एक खास बात है जो मैं बता देना चाहता हूँ सबको। सर को मीडिया में चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। तो AI तो सब अभी आया है, हमारे लिए तो गूगल सतीश सर ही थे। सर, जेन जी एक आंदोलन खड़ा करता है और सरकार जो माना जाता है काफी सख्त रवैये के साथ चलती है, 40 दिन में उन्हें झुकना पड़ता है, जेन जी की मांगे माननी पड़ती है। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले जेडी को सलाम, एक्ट्स ऑफ टू बेल। और जैसा कि जो आंदोलन चला उसके नेता ने, जब नया नेता बना, जिंदगी में हर कुछ नया होता है, थोड़ा कि वो जेडी के हैं या नहीं है, उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जिस मुकाम पे आज जनजी इस देश का है, मिलेनियल जिस मुकाम पे है, को भारत के लिए मेक और ब्रेक की स्थिति है। और जद्दोजहद है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये आप इस एज को AI एज भी कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज भी कहें, जिसमें तमाम नौकरियां जा रही हैं। बड़े टेक्नोलॉजी के दिग्गज भी
सरेंडर कर रहे हैं और सबकी जगह एआई ले रहा है। जो आप आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये कोई मशीन करे। तो वैसी स्थिति में जो जद्दोजहद है, जो चुनौतियां हैं, उसके बाद जेनजी ने जंतर मंतर से ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से, पार्कों से, गलियों से, मैदानों से, घर घर से, और उनके जो अलग जंजीर है, इसको आप कह सकते हैं जो ये जेनेटोक्रेसी है, जो बड़े उम्र के हैं, अग्रत हैं, बड़े बूढ़े हैं, माता पिता, इन सब ने मिलकर ये जता दिया है कि जो जिंदगी की चुनौतियां हैं, उससे उसके ऊपर सबको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मोदी जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, मोदी जी की टीम को ध्यान देना पड़ेगा, तमाम राजनीतिक दलों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप खाली राजनीति करेंगे, आप खाली शासन करेंगे और हमारी जद्दोजहद, हमारी चुनौतियों का निराकरण नहीं करेंगे, तो ये जेनजी बहुत इम्पेशेंट है और उसको हल चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट जनरेशन है ये, तरह तरह के तरीके ढूंढ लेती है, टेक्नोलॉजी में उस्ताद है, कम्युनिकेशन में उस्ताद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है और उसने जताया है अपना जो उपकार है, उसको उन्होंने पूरे देश के सामने रख दिया है, जिसके सामने मैं सिर्फ सरकार को नहीं बोलता, तमाम लोगों को झुकना पड़ा। और नहीं अगर झुकेंगे तो इंडिया नहीं उठेगा, इंडिया नहीं उठेगा। और अगर भारत का भविष्य है, इंडिया का अगर कहीं है, तो इसी जनरेशन में है, क्योंकि बाकी के सब पास्ट होते जा रहे। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, कॉन्फिडेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया, ये होगा कैसे? तो ये जो प्रस्फुटित हुआ है, मैं इसको इस लिहाज से देखता हूं, एक बड़ी जीत मैं नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ी चीज जो लोगों के नजर से शायद ना हो, वो जाति में, धर्म में विलुप्त हो, लेकिन जो सिस्टम पोजीशन है इंडो, उसको इन्होंने स्थापित किया है और कोई अब अपना ना आंख बंद कर सकता है, ना कोई अपना मुंह बोल सकता। सर 20 साल से ऊपर के अपने करियर में आपने कभी सीजेपी जैसा एक आंदोलन या यूं कहूं इसके पैरेलल में कोई इस तरीके का आंदोलन देखा था कि जो इस मास लेवल पे हो सकता है, जिसमें मीडिया का सपोर्ट भी, लेगेसी मीडिया का सपोर्ट भी उतना ना हो, फिर भी हर चुनौतियों से लड़ के ये प्रोटेस्ट को सफल बनाया गया? देखिए, सीजेपी की उत्पत्ति कहां से हो, क्या कोई वो प्लान है, क्या वो प्लांटेड है, मैं अभी इसका इंतजार करूंगा। मैं बहुत इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन जो जेनजी है, जो युवा हैं, जो 15 साल 17 साल से ऊपर के लड़के बच्चे हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, वही मैं उसको असली सीजेपी मानता हूं, है ना? तो देखना पड़ेगा। और इस अभी जो कुछ जो हुआ है पिछले एक पखवाड़े में, उसमें तमाम लोगों के धारणाएं और उनका जो तौर तरीका है काम करने का, उसको जड़ों से हिला दिया और जड़ता को खत्म किया। जो आजकल कम्युनिकेशन, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार आदि आदि के सहारे जो सत्ता का सिद्धांत चल रहा है, वो कम्युनिकेशन की जो थ्योरी पर थे कि भाई हम सबसे पॉपुलर, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने मेंबर, हमारे इतने वोट, सबको इसने हिला कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पहला इंस्टा रेवोल्यूशन, इंस्टाग्राम के 50 करोड़ पे अकाउंट है शायद, और इंस्टा पे इंस्टेंटली ये आंदोलन खड़ा हो गया। तो ये सिर्फ कोई सीजेपी और डीडीपी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तक ये महदूद नहीं था, इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। इम्पेशेंट जनरेशन है वो, आप उसको रास्ता दिखा दीजिए, उसके लिए सहूलियतें कीजिए। वो आपका मोहताज नहीं है। कल आज जो है
प्रधान के खिलाफ खड़ा हुआ है, कल को वो किसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया, और वही जरूरत भारत का है। सर, एक लाइटर नोट पे सवाल। अगर आपको इन कॉकरोचों के लिए एक नाम रखना होता तो कॉकरोच जनता पार्टी की जगह आप क्या नाम रखते? आपके जहन में क्या आता है? नहीं, मेरे ध्यान में कुछ नहीं आता है, हम तो जेनजी ही रख देते, जेनजी पार्टी, है ना। कॉकरोच जनता पार्टी क्या, कॉकरोच तो माननीय मुख्य न्यायाधीश के मुंह से निकल गया और अचानक से रातों रात ये कॉकरोच पार्टी बन गई। पार्टी तो पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी में ही बनी है, ये एक आंदोलन के शक्ल में, अभियान के शक्ल में आया है। पॉलिटिकली कैसा लगता है कि शायद कल को वो पार्टी भी बने, क्योंकि राजनीति का जो ग्रामर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है बड़ा अलग होता है। वो बिसात पे बिछाई जाती है, शतरंज के स्पाइक सजाया जाता है। लेकिन जेनजी उनको भी ये कुछ ही दिन में छोड़ देगा अगर उनको उसने ज्यादा राजनीति दी। पहली बात। दूसरी बात, आपने लाइटर मोड में पूछा तो बोला मैं आपको बताऊं, कॉकरोच जो है, कॉकरोच एक चत्ता जिसको कहते हैं, ये 32 करोड़ साल से इस धरती पर है दुनिया में। और अगर परमाणु बम फूट जाए, एटम बम फूट जाए, रेडिएशन हो जाए, उसमें तिलचट्टे बच जाते। 32 करोड़ साल से। तो और हर घर में जो समस्याओं का अंबार है, तो मैं समझता हूं कि हर घर में तिलचट्टों ने घर कर दिया। सर, जो ये पूरा प्रोटेस्ट था, ये नीट की परीक्षा से एक तरीके से मेन मुद्दा था इसका, जहां से स्टार्ट हुआ। बट क्या ये सिर्फ नीट तक सीमित था या आप इसमें एक ब्रॉडर जेंजी फ्रस्ट्रेशन देखते हैं सिस्टम के अगेंस्ट? मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे यहाँ पर, आप यहाँ पर हैं, हम लोग इस समय मुज़ाकरात वार्तालाप कर रहे हैं। नीट का फुल फॉर्म कोई बता दे भाई, है ना। नीट 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 सुनते जा रहे हैं। हो सकता है कि अधिकांश लोगों को, अधिकांश जेनजी को पता भी ना हो कि नीट क्या है। मैंने भी तहकीकात किया तो 2-4 दिन पहले उसके फुल फॉर्म पता की। अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लग रहा है मैं कोई क्विज मास्टर जैसा टेस्ट कर रहा हूं। ये नीट जो है ना, एक सिंबॉलिक था, जो आप, मैं अग्री करता हूं आपसे कि ये जो ब्रॉडर फ्रस्ट्रेशन और चैलेंज है, और इस हाइपर कम्युनिकेशन के जमाने में, इंस्टेंट कम्युनिकेशन के जमाने में वो प्रस्फुटित हुआ है। मैंने शुरू में ही आपसे कि ये नीट तो बहाना है, नीट तो एक पड़ाव है, परीक्षा एक पड़ाव है, जहां पर यह दावा किया जा रहा हो कि इस देश में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको ग्रेजुएट के होने के पहले साल में सिर्फ 7% लोगों को जॉब मिल पा रहे हैं, जो कि परमानेंट है। दावा यह हो रहा है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 16.3%, जबकि एक्चुअल में लोग दावा करते हैं कि ये 40% तक पहुंच गया। दुनिया का सबसे युवा देश है। तो ब्रॉडर है, ये ब्रॉडर है जो एक जेनजी कर सकता है अपने माता पिता, फैमिली के सपोर्ट से, वो तो करेगा। लेकिन अगर उस चौराहे पर आपको खड़ा अपने को महसूस करेगा, यहां से कौन रास्ता किधर जाता है उसको पता नहीं है, इसलिए सिर्फ नीट तक मुझे नहीं लगता है कि ये सीमित था। परीक्षा एकमात्र पड़ाव है, क्योंकि इसमें बात आती है, फिर आगे आ जा रही है कि एजुकेशन लोन है, एजुकेशन में एग्जामिनेशन के फीस है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, दावे हो रहे हैं कि 150-200 पेपर लीक हो गए, फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, परीक्षा बार बार देने आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो परीक्षा है क्या, ये परीक्षा क्या है, किस लिए परीक्षा? मैं तो बोलता हूं, डेंजी की भाषा में बोलता हूं, या मोदी जी की भाषा में बोलता हूं, कि एजुकेशन जो है इस देश में, वो सबसे स्थायी और मजबूत स्टार्टअप, हर फैमिली का स्टार्टअप है एजुकेशन। वो आज से नहीं है, सदियों से।
नॉलेज एजुकेशन भारत का स्ट्रेंथ था, और उसके जरिए जो जेनजी है वो अंबानी, अडानी और फलाना और ठिकाना और धन्ना सेठ और क्या बोलते हैं वो, क्या ना वो एलन बस बनना चाहता, बन सकता। तो भाई उसको रास्ता तो दिखे, ये कि भाई परीक्षा देने जाए लीक, और परीक्षा देने से खाली क्या होगा भाई, रोजगार, नौकरी और वास्तविक वाला जो स्टार्टअप है उसमें उसको स्थान मिले, इसके लिए उसके मन में शांति हो कि ये आगे हमें मिलेगा, करियर सियोरिटी। और एआई का जमाना है, दो ही शब्द है तो आजकल, जेनजी और एआई। एआई के जमाने में कितनी चीजें बदल रही हैं आप देखिए, डॉक्टर भी एआई हो गया, लॉयर भी एआई हो गया, है ना, एंकर भी एआई हो गया, तो क्या नहीं हो गया। तो ऐसे में मरहम लगाना पड़ेगा, उंगली पकड़नी पड़ेगी, और उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनको एश्योरेंस देना पड़ेगा कि पूरा देश उनके साथ है। तब तो ये पूरा दुनिया में डंका बजा रहे, बजाते आए हैं। आपको मालूम है, थोड़ा सीरियस नोट पे बोलता हूं, कि इस देश में भले ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, पुराना ठिकाना सबके नारे आज से नहीं, बहुत समय से लग रहे हैं, लेकिन सब आधा कमाई दुनिया से जो होती है वो हमारे सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन से आती नहीं। अगर वो रहे तो हम पाई पाई के लिए, डॉलर के लिए बहुत मोहताज हो जाए। वो इसी से आता है, जो विदेशों में जाके इंजीनियर जाते हैं, आईटी प्रोफेशनल जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, नर्सेज जाते हैं, कामगार जाते हैं, टेक्नीशियन जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं? एजुकेशन से जो निकल के जाते हैं, या खाली नीट से निकल के जाते हैं? पता ही है। अब नीट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं बार बार सबको चयनित कर रहा हूं नेशनल चैनल के भी, कि भाई नीट का फुल फॉर्म तो बताओ। और नीट के पीजी में माइनस परसेंटाइल पर एडमिशन हो रहा है। करिए परीक्षा में बैठ जाइए, बस लड़ाई जद्दोजहद इकोनॉमिक थी, परिवार का, जेनजी का जो परिवार है उसके उसकी इकोनॉमिक बजट की थी उसके परिवार, कि क्यों नीट की परीक्षा इतनी अहम मानी हो गई। वह 24 लाख को बच्चे काटता है, क्योंकि उसमें जो, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अगर वो सरकारी कॉलेज में आ जाए, उनकी रैंकिंग ऊपर हो, तो उनको फीस बहुत कम देना पड़ेगा, और प्राइवेट में जाएंगे तो 50 लाख से नीचे कोई सवाल नहीं है। तो इसका जद्दोजहद है। ऐसे तो विथ पीजी में माइनस परसेंटाइल में एडमिशन हो रहा है पिछले 2 साल से। सर आपने बोला मरहम, मरहम से सीधा सीधा जाते हैं 20 जुलाई के उस मार्च की तरफ, जहां भी तस्वीरें देख के एक अलग ही सबके मन को विचलित करने वाली वो तस्वीरें थी। जेनजी का आरोप है पूरी तरीके से कि बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी हुई, लाठियों में कीलें थी, बिल्कुल फोर्स में लगाम नहीं लगाई गई, एकदम सिविल ड्रेस में फोर्सेस थी, या बाहर के भी तत्व थे, कुछ पता नहीं। तो ये जो पूरा एक तरीके से प्रकरण हुआ, ये होना चाहिए था बच्चों के खिलाफ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नहीं तो इसमें लोगों को सफाई देनी पड़ेगी। सरकारी पुलिस वाले भी कुछ इस पर आरएफ का बयान आया है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जातियां हुई और इसमें भी गुंडे तत्व है, वो भी घुस जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई उनको घुसने किसने दिया? इतने दिन का कोई संवाद क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसी स्थिति पैदा होने दी गई कि भाई ऐसे लोग भी आ जाए? और बच्चे हैं, उनके ऊपर पेलेट गन छोड़ना और ये करना, आप कोई तरीका निकाल। ब्रुटैलिटी से तो क्या कर लिया? अंत में तो सरकार को झुकना पड़ा था, प्रधान जी का तो इस्तीफा तो लेना ही पड़ा ना। वो एनटीए के 50 लोग तो गए ना, जाना ही पड़ा ना। सही झुकना पड़ा या नहीं झुकना पड़ा? तो फिर ब्रुटैलिटी किस बात का? आरएसएस नाम के संगठन के मुखिया ने कहा, ये जो जनरेशन है वो डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन मानती है, तर्क रखती है। तो आपको संवाद करके, बाइलेटरल संवाद, द्विपक्षीय, आप
उनसे बात करो। क्या अच्छा लगता है हमें क्या? कि हमको नहीं अच्छा लगता, आपको सब पता रहे कि 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं और देश के 2 बड़े मंत्री नड्डा साहब और क्या नाम है उनका, जितेंद्र सिंह, उनके साथ बैठे हुए हैं। आपको क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? अगर हुई है, उनसे संवाद हुआ है, उन आप मरहम लगाने गए तो अच्छी बात, इस वेलकम होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसा गर्मी है जो एकदम ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में फूट गया, तब आप मरहम लेके पहुंचे? तो अच्छा है कि मरहम का जो ट्यूब है, हर वक्त जो है बड़े लोग 10-20 अपने पॉकेट में लेके चले। मरहम की बात करते हुए सर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी, जो आपने जिक्र किया पैलेट गन वाला, वो जिनको पैलेट गन से चोटें आई हैं आई गेस, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया और बोला ये चीज नहीं होनी चाहिए। पूरे सीजेपी आंदोलन के पूरे अंतराल के दौरान ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही, राहुल गांधी नहीं आए, कोई चीज नहीं हुई। हालांकि ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस पूरी तरीके से नहीं थी। मान लीजिए रौनक खत्री जो एक यूथ लीडर के चेहरे हैं वहां पर, उनके कांग्रेस से वो शामिल हुए, पवन खेड़ा आए, और राहुल गांधी कोटा देहरादून अलग अलग जगहों पे अपना जा रहे थे। बट अगर कांग्रेस इस आंदोलन को डायरेक्ट समर्थन देती तो फिर ये भी तो कहा जा सकता था कि पॉलिटिकल आंदोलन है पूरी तरीके से। देखिए, मैंने आपसे बात कही कि ये सीजेपी कैसे अस्तित्व में आया। अभिजीत दिक के नाम के व्यक्ति अचानक कहां से कहां आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जंतर मंतर पे वो बैठ भी गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब बैठ गए अचानक भीड़ बढ़ने लगी, दी को डायरेक्टिव ऐसी चीज का आरोप लग गया। फिर एक बात ये, तो ये तो रहस्य में है। और आपने ठीक कहा। देखिए, मैं इस पॉडकास्ट को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब आपने सवाल पूछ दिया है तो मुझे जवाब देना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। मेरे ख्याल से 30 मई को उठाया, है ना? 30 मई को उठाया, उसका एकाएक जो कॉर्पोरेट वाला बयान आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जिंदा हो गई। पता नहीं क्या है इसका बात। तो ये कहना, अब भाई राजनीतिक दल है तो क्या करेगा, मुख्य विपक्षी पार्टी कुछ नहीं करेगा तब गए देखिए फिर लालू से विदेश चले जाते। अरे भाई, वो कोटा गए या जो भी किए, वो पहले 100 दावा करते, 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, उन्होंने पहले शुरू किया। तो आप उसका जवाब दीजिए ना, आप इंगेज कीजिए ना लोगों से, है कि नहीं? तो इंगेज तो आप कहाँ कर रहे हैं? ना आप जंतर मंतर पर इंगेज कर पाए, ना आप विपक्ष से इंगेज कर रहे हैं, ना आपने 49-50 लोगों को पहले हटाया, ना आपने कोई इस्तीफा किया। क्योंकि जो तरंग का टीका वो एक सिंबल बन जाता है और वो पूरा इसी में उगार और उभार होता चला गया देश भर में। फिर इसको किसने यहां तक पहुंच गया? ये गलती तो हुई है, जानबूझ के हुई है, नहीं हुई है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं समझता हूं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए अपने नाव लश्कर लेकर के, तो बहुत एक्टिव दिखाई पड़े और बहुत एक्टिव था वहां पे। और युवाओं का सवाल या अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल वो लेके चल रहे हैं बहुत दिनों से। वो दोनों का है। आप आज भी मान लीजिए टेनिस का मैच हो रहा है, टाई लेकर हुआ, वो आधा आधा करती थी, वो क्या कोई तो जीतेगा एकदम। तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन बात यह है कि सरकार को समझौता करना पड़ा। सरकार को मुझे लगता है कि इतना ही आवश्यकता नहीं थी कि इतना बड़ा हो जाएगा। सरकार को हमको लगता है जमीनी हकीकत से भी बोरी थी। सरकार का माइक्रोफोन जमीन पे शायद काम नहीं कर रहा था, और सरकार को एक प्रकार से कहा जाता है, कहते हैं ना कि आप जंतर मंतर से भीड़ तो खाली हो गई, वहां का सन्नाटा ज्यादा चीखता है, वो आगे देखना होगा। मैं पॉलिटिकली नहीं बता रहा हूं भाई, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, समाज के हिसाब से बता रहा हूं, और जो मैं देख पा रहा हूं देश के भीतर उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक
क्राइसिस भी है, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, युवाओं का भारी क्राइसिस है, क्या करे नहीं करे, क्या कमाए क्या पढ़े कहाँ जाए, कि सारी समस्याएं एक साथ आई हैं। वो बहुत ही संवेदनशील होकर, चाहे वो जेनजी हो चाहे जेन जो बोल लीजिए, लिंगुआ फ्रैंका आप जो भी निकाल लीजिए, बहुत संजीदा हो जो काम कर रहा। सर राहुल गांधी की बात हुई है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी की बात ना हो। उन्होंने एक वर्टिकल व्हील बना के जो पोस्ट करी और लगातार कर रहे हैं, और उनके बाद आपने देखा होगा कि ट्विटर पे पूरी छड़ी लग गई है। एक के बाद एक सब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, बाकी लोग भी, प्रोमिनेंट वॉइसेस, एक्स की प्रोमिनेंट वॉइसेस, वर्टिकल व्हील्स का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। जेनजी क्या इससे कनेक्ट करेगा? जेनजी ने बताया दिया है कि उनका रील ऐसा है। जेनजी तो मैंने कहा तो आपसे कि इंस्टा आंदोलन कहा जा रहा है, मैं इसको जन जागरण कहता हूँ, क्योंकि रेवोल्यूशन शब्द से थोड़ा दिक्कत है ना। जन जागरण जो हो गया, अवेयरनेस हो गया है। तो वर्टिकल रील तो बाद में आया ना। क्यों आया वर्टिकल? अब तक तो कोई रील ही नहीं था, है ना। इसी बार 1.5 साल लग गए थे। तो रील क्यों लाना पड़ा? और ये वाला जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत सेवी है, कम्युनिकेशन में भी बहुत सेवी है, और क्रिएटिविटी में भी सेवी। अब प्रधानमंत्री जी को आपको याद होगा, कहीं चुनाव के भाषण में रील की चर्चा उन्होंने की थी। हो सकता है कि वो कह रहे थे पापा होगा ना, तो ये सब इसमें चालू है, कुछ भी कम्युनिकेट कर देते हैं 1 सेकंड के भीतर, है ना। अब सब जगह दूरदर्शन तो नहीं है ना, इसका इंस्टाग्राम दूरदर्शन तो है नहीं, दूरदर्शन तो नहीं है कि आपके चाहेंगे वही दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा वैसे दिखाया जाएगा। ऐसे तो दूरदर्शन की नहीं बार बार हो रही है, बहुत सारे चैनल ही दूरदर्शन। तो वो उनका कम्युनिकेशन, उनका संवाद, उनका लिंगुआ फ्रैंका, उनकी चुनौतियां, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें और उनके जो सपने हैं वो बहुत अलग, तो इसीलिए सबको वर्टिकल खड़ा हो जाना पड़ा। सर आपने अपने लंबे करियर में बहुत सारे आंदोलन देखे, जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, जिससे लगातार तुलना भी की गई। हमने फीमेल रेसलर्स के प्रोटेस्ट का देखा, उसमें क्या हुआ। आपने किसान आंदोलन देखा। ये जो आंदोलन था ये इन सब से अलग क्यों था? क्यों मात्र 40 दिन में मानिए 12वीं पड़ी सरकार? क्योंकि ये सच से सामना था और सच्चाई सामने थी, मुंह बाएं खड़ी थी। जेनजी जो शायद पैसा व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसकी कोई बात भी नहीं जा रही थी, उसने अपना उद्गार सामने ला दिया और उसमें बता दिया कि ये चिंताएं हैं, ये चुनौतियां हैं, ये अपेक्षाएं हैं। देखो, पहले के आंदोलनों की बात आपने की, जेपी आंदोलन भी छात्र आंदोलन, उस समय भी बेरोजगारी बहुत थी, उस समय भी महंगाई बहुत थी, उस समय भी तेल के दाम बहुत, और उस समय भी दुनिया की स्थिति ऐसी ही। तो उसने भी युवा सामने आया था और उसने भी मतलब उसने पूरा सिस्टम गिरा, कहते रहे। दूसरा आपने कहा अन्ना आंदोलन। देखिए, अन्ना आंदोलन बुनियादी रूप से एक करप्शन दिखला, करप्शन पे, और उसमें थोड़ा मतलब कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सा एक नियोजित भी था, और एक माहौल बनाया गया था कम्युनिकेशन से, जो उस समय के हिसाब से नया कम्युनिकेशन। तो जनता जो अपने जीवन में चुनौतियां देखती है, महंगाई देखती है, बेरोजगारी देखती है, और सामने करप्शन देखती है, तो खड़ी हो जाती, और उसकी भी हैंडलिंग हुई अन्ना हजारे आंदोलन, वो मैं इसका गवाह हूं, ये हैंडलिंग हुई। और फिर आपने कहा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में पहला मौका था जब किसान ने ऐसा बता दिया कि भाई वो नहीं हटने वाले, और उन्होंने सरकार को पहली बार झुकाया। इसलिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी आंदोलन जीवी जैसे शब्द से बाइक पड़े, लेकिन सरकार को तो पीछे हटना पड़ा, उसने दीप कानून वापस लेने पड़े। ये जो था, ये आंदोलन, मैंने कहता हूँ ये खत्म हुआ है।
देखिए आपने कहा ये था, मैं कह रहा हूँ नहीं, क्योंकि ये बस मैं समझता हूँ ये कर्टेन रेजर है। आप उनको मरहम लगाइए, उनके सॉल्यूशन दीजिए, उनको उम्मीद दीजिए। ये फिर दूसरा पार्ट है, ये करना पड़ेगा। ये आंदोलन इस मामले में अलग था, क्योंकि नई चुनौतियों के बीच जो एस्पिरेशनल जंजी है, जो कि चौराहे पर खड़ा है, जो उसको सामने कुछ अंधकार सा दिखाई पड़ता है, उसके बीच में पेपर लीक होता है और तरह तरह की चीजें देखता है। वो मेन लाइन के टीवी चैनल भी पता नहीं उसके एस्पिरेशन को दिखाते नहीं हैं, वो एकदम राजनैतिक हो चुके हैं अपने हिसाब से, मतलब एक अलग तरह से वो चलते हैं, खाली तरह तरह की फजूल बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैनजी और उसके परिवार के लोगों को लगा कि भाई इससे हमारा क्या भला होना है, तो वो अपने भलाई के लिए, अपने अधिकारों की, अपने हुकूक के लिए और अपने फ्यूचर के लिए वो लड़ाई लड़ने उतर गया। और चूंकि इंस्टेंट कम्युनिकेशन के ये प्रोटैगनिस्ट है, वो उसको कोई भाप नहीं पाया और सबको बाद में पता लगा कि दुख, दर्द, चुनौतियां ये बहुत ज्यादा है। इस मामले में ये अलग था, ये जैन जी का वाकई जैन जी का मतलब जन जागरण आंदोलन था। बाकी सब में आप देखिए जितने भी थे, उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर इलाके के लोग थे। ये जो था ना कि एकदम नया बच्चा जो पढ़ लिख रहा है, जो वीत से चल रहा है, वो इसके फोरफ्रंट में रहा, जिसका कम्युनिकेशन का स्टाइल या कम्युनिकेशन के लिंगुआ फ्रैंका जो उम्रदराज लोग होते जा रहे हैं या जो राजनीतिक दल भी हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई वाकई ये चुनौती को डीप है और मौका मिला है, आंख खुलेगी कि भाई आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा तनाका, कहा गया कि ये बहुत बदतमीज आंदोलन था, मतलब बदतमीजी वाले नारे लगे इसमें। और जो आपने सही कहा कि बहुत अलग स्लैंग और बहुत अलग एक लैंग्वेज और सिंबल्स भी, इनफैक्ट जो पोस्टर्स भी थे, कई रातें गुजारी हुई हुई जंतर मंतर पे, तो वहाँ जो देखने को मिला हमें खुद काफी ऐसा लगा अलग। वो बात अलग है कि बदतमीज तो नहीं लगा, बट आपका क्या मानना है इस पे? देखिए उनके स्लैंग है, मुझे भी मालूम है, लेकिन एक छोटी सी चीज को इसको पकड़ के आप इसी को मुख्य मुद्दा बनाए कि वहां तो गुंडे थे, वहां तो खैरे थे, वहां तो तरह तरह की लैंग्वेज यूज की जाए, वो कोई नहीं कहेगा कि अच्छा। लेकिन इस तरह से बातचीत आमतौर पे होती है, तो आप में ताकत होनी चाहिए था कि भाई उसको ठीक करो। ये तो अपना कम्युनिकेशन अपनी दुनिया में चल रहा है, वो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, नया कम्युनिकेशन क्या है जिंदगी का, आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन ये दो चार घटनाओं से आप थोड़ी ना कि कलकत्ता में भी यही हुआ, बॉम्बे में भी यही हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। बट जी, हाँ हाँ, वहां तो अलग से हुआ। तो आप उस चीजों को पकड़े हुए गुंडे घुस गए, क्यों घुस गए? इतना जंतर मंतर, संसद बगल में, सरकार बगल में, ये घुस कैसे गए भाई? आपने घुसने क्यों दिया, जमावड़ा होने क्यों दिया? आप इसको पहले ही सॉल्व कर लेते, तो आप पहले ही मजाक मतलब डायलॉग करते। और देखिए ऐसे मौके होते हैं जब एंटी सोशल एलिमेंट्स की घुस जाते हैं, ऐसा शुरू से ही देखा गया। लेकिन आप ये कह देंगे कि एंटी सोशल का ये आंदोलन था? आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो क्या नाम है खालिस्तानी पाकिस्तानी का था, ऐसा तो था। किसानों के समय भी ये कहा गया था, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया? तो इससे बदनाम करने से कोई हित नहीं होता है। जो सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ ठीक किया। ये वेलकम वेलकम, लेट देर आए दुरुस्त आए। सर आपने टीवी न्यूज़ की कवरेज या मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज भी अपने करियर में बदलते हुए देखी है। इनफैक्ट आपने मीडियम भी बदलते हुए देखा है। प्रिंट से किस तरीके से टीवी का दौर आया, टीवी की पत्रकारिता में कितने बदलाव हुआ है, फिर आपने डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस की लीड किए, आपने वो भी देखा, और आज का डिजिटल किस तरीके से बदल रहा है तेजी से, जैसा आपने एआई और जितने प्लेटफॉर्म्स भी चेंज होते जा रहे हैं,
इंस्टाग्राम तो चलिए हमारी जनरेशन को भी पता है। आजकल तो खैर वो स्नैप पे भेजी जाती है। बट ये जो पूरा एक ट्रांजिशन का दौर था, इसमें मीडिया का रोल क्या रहा? इस पहले आंदोलन में हमें काफी लोगों ने बोला कि मेन स्ट्रीम का मतलब ही चेंज हो चुका है। क्या ऐसा सच में है? हम लोग तो उस स्कूल के हैं जो मीडिया सबसे भी हमको थोड़ा सा एतराज। हम लोग जर्नलिस्ट जनरेशन के आदि, जर्नलिस्ट जो ईमानदारी से जर्नलिज्म करे, है ना। मीडिया में तो सब कुछ होता है, एडवर्टीजमेंट भी होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मीडिया मतलब वो, अब अनफॉर्चुनेटली कि जो पूरा मीडिया है, जो अधिकांश जिसको वर्चस्व वाला मीडिया कहते हैं, वो पूरा एडवर्टीजमेंट या प्रोपेगेंडिस्ट हो, वो उसको कर दिया है, उसके ऊपर दबाव बहुत है। तो वो चीज जो लाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, पूछना चाहिए, शायद वो काम में कर, और बाइनरी में फंस गया या आइडियोलॉजिकल पे फंस गया या दबाव में फंस गया। तो मेन स्ट्रीम कौन है, देश ने बता दिया। अभी जनती के ये जन जागरण ने ये बता दिया कि अब मेन स्ट्रीम कौन है। तो सबके क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। उनको धक्का लगा कि भाई आपसे अपेक्षा है कि जन इश्यूज, चुनौतियां, समस्याएं, इन सारी चीजों को आप सामने लाओ। ये खाली पॉलिटिकल और फलाना ठिकाना, हिंदू मुस्लिम और फलाना ठिकाना आप करते करते रहोगे, शायद आपसे जनता नहीं, कम से कम जेनजी तो आपसे नहीं कनेक्ट कर रही, तो आपका भी क्रेडिबिलिटी तार तार हुआ। इसीलिए हमने देखा, ये अनफॉर्चुनेट है हालांकि कि बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया को, मीडिया शब्द पे तो मैं आपत्ति मैंने पहले जता दिया, उनको भी वहां पर जंतर मंतर पर निशाना साधा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन जहां होता है और आप उनके हिसाब से आप उनकी अपेक्षाओं के खरे नहीं उतर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, और आप उनके उलट सुन रहे हो, तो जब उलट सुन रहे हो तो आपको और गुस्सा आता है। तो ये तो उनके लिए भी एक लेसन लेने की बात है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा शुरुआत से, देखिए जर्नलिज्म था और वो ट्रांजिशन हुआ है, कम्युनिकेशन में भी हुआ है, कंटेंट में, है ना, लगातार परोसने के तरीके में भी हुआ है। और कंटेंट क्या होता, मैंने कहा ही का, जब नीयत साफ रहती, जब आपके उद्देश्य साफ रहते, जब आपका प्रोफेशनलिज्म सही रहता है ना, मीडियम बदल सकते हैं, तौर तरीके बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल सकते हैं, लेकिन आप मूल मुद्दे से, अपने मूल काम से, प्रोफेशनलिज्म से जब आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज करा दिए जाते हैं, असली समस्या का जड़ वहां बैठे। आप एडवर्टीजमेंट थोड़ी कर सकते कभी दम पैदा, आप नहीं कर सकते, या आप किसी का एजेंडा नहीं चला सकते, बोल के चलाइए क्या ये हम एजेंडा पे। और ये लागू सिर्फ मेन स्ट्रीम जिसको आप कहते हैं, वो सिर्फ मेन स्ट्रीम पे नहीं होता है, ये सारे जो पैरेलल मीडिया, न्यू मीडिया, सब पे लागू होता है। बस जानता हूं कि न्यू और पेशेवर तो पैरेलल मीडिया में भी बहुत घपला घोटाले की खबरें हैं, झूठ सच की खबरें हैं, सेंसेशनलिज्म की खबरें हैं। तो सब मैटर करता है कि आपके प्रोफेशनल मापदंड है क्या। मुझे, मैं देखता, मेरा अनुभव में तो चाहे अखबार, मैगजीन, टीवी, डिजिटल, मैंने तो एक ही प्रिंसिपल फॉलो की कि भाई आपको प्रोफेशनल रहना है ना, कि क्या हमसे उम्मीदें हैं, कोई मुद्दों उठाएं, हो सकता है हमने भी गड़बड़ किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी है, कि मेरा टारगेट भी है, मेरा जो आचार संहिता हो के, तो मीडियम में बड़ा ये है, और बहुत ही खतरनाक स्थिति में भी, कि भाई खतरनाक है कि सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन नहीं होता, जो उसके मापदंड सही आप नहीं अपना, तो बहुत सारे खतरे, कुछ का कुछ लिख दिया जाएगा, कुछ का कुछ चला दिया जाएगा, कुछ का कुछ बॉस्टिंग हो जाएगा, कुछ का कुछ एआई जनरेटेड हो जाएगा,
है ना, हमें तो डर लगता है। मैं ही परसों किसी AI जनरेटेड वीडियो में मैं फंस गया था परसों, लगभग पछते पछते बचा, है कि नहीं? तो इसके शिकार हो रहे। तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से है कि जो सरकार का काम है सरोकार होना, तो मीडिया जो आप जर्नलिस्ट का काम है सरोकार होना। बिना सरोकार के आप झूठ सच के सब्जी थोड़ी ना बेच रहे हैं, या साबुन थोड़ी बेच रहे हैं, डिटर्जेंट थोड़ी बेच रहे हैं। आप कुछ तो अपना इज्जत रखिए ताकि लोग आपकी इज्जत करें। सर, ये जो जेंजी की जीत बोले, इसका आगे आने वाले यूपी इलेक्शंस, उत्तराखंड इलेक्शंस, पंजाब इलेक्शंस, मणिपुर और वो तो मैं खैर, इन पे क्या असर देखते हैं आप? देखिए ये बड़ा क्वेश्चन जो है ना, आप ओपन एंडेड छोड़, मैं इसका अभी असेसमेंट करने की स्थिति में नहीं। तो कुछ नतीजे को ऐसे आ रहे हैं, तो तमाम आप मुद्दे उठाइए, अभी बिहार बंगाल का सब बीजेपी जीता, तो आपके नतीजे कुछ और आ, लेकिन आम जनमानस में बहुत गहरे सवाल खड़े, और इसका किस तरह से प्ले अप होता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसे इसको बुलाती है, ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे अपना आगे ले जाती है, इस पर निर्भर करेगा। तीसरी बात कि सरकार को भारी झटका लगा, बीजेपी ये तमाम संगठन मेंबर प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन सब कुछ होने के बावजूद भी उनको आज मुंह की खानी पड़ी है, या सच से सामना हमारा है, थाक से समझौता करना पड़ा है। तो को क्या करेक्टिव मेजर्स लेते, ये तीसरी बात। और चौथी बात ये है कि जो एक चुनाव की निष्पक्षता पे भी हम लोगों ने बस सवाल है। अब आगे के समय में अ, क्या जनभावना बनती है, और क्या अभी बहुत फ्लूइड सिचुएशन हो गया है, इस चीज को हम समझते हैं। अब स्टीरियोटाइप स्टेटस क्वोइस नहीं चलेगा, ये दब तय। इतना ज्यादा फ्लूइड फ्लेक्सिबल हो गया है कि कौन चीज किस तरह से बढ़ जाएगी, रूप ले लेगी, हम नहीं कह सकते। और चुनावों का जहां तक संदर्भ है, तो चुनाव का कोई मशीन बीजेपी के पास, ये चुनाव का मशीन को लेकर हम अभी कुछ नहीं बोलेने का, है ना। चुनाव जीतने में उस्ताद है, लेकिन देश की जनता ने जंतर मंतर से शुरू करके और पूरे देश में जनता ने सड़क पे इस पर वोट दिया, सड़क पर, ईवीएम में नहीं, सड़क पर वोट दिया। अब उससे कौन क्या सीखता है, किसको क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है, कौन लोभी है, कौन इसको अपने ढंग से मतलब गलत इस्तेमाल कर लेता है या सही इस्तेमाल करता है, ये कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, जो कुछ हुआ है उसका प्रभाव। सर, एक आखिरी सवाल। आपने कांग्रेस का डोमिनेंस देखा, आपने कोलिशन का दौर देखा, और आपने अब भाजपा के डोमिनेंस का दौर भी देखा। समय के साथ एक चीज है कि हर दौर कभी ना कभी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है, जैसे हमारा समय समाप्त हो गया है। पर ये पूरे एराज में क्या डिफरेंट था, और क्या अब भाजपा का दौर भी एक समाप्ति की तरफ बढ़ता नजर आ रहेगा? कांग्रेस देखिए, ज्यादा दिन सत्ता रहने से जमीन पर माइक्रोफोन जो है वो सिग्नल पकड़ना कम कर देती है, वो दंडका आ जाती है, आप में वो प्रवृत्ति आ जाती है कि आप कुछ न सुने, एक तरफा, टॉप डाउन बॉटम, आप कम्युनिकेशन करते हैं, बदीनू करते हैं, एजेंडा करते हैं। और ये मुझे एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, डोमिनेंस वाली, वन पार्टी डोमिनेंट पॉलिसी वाला है। एक समय में कांग्रेस का भी था, दोनों में एक समानता है। एक समय में कांग्रेस वाले भी ऐसे ही हो गए थे कि सुनते नहीं थे या समझते नहीं थे, आउटडेटेड हो रहे थे या जमीन करने थे, उनको लगता था उसका तो तबाह।
भारतीय जनता पार्टी में भी ये बुरी प्रवृत्ति कि ऑपोजिशन को एकदम तुच्छ समझना, हर चीज को कम्युनिकेशन अपने कंट्रोल करके फर्स्ट कर देना और तवज्जो नहीं देना, ये सब प्रवृत्ति इन्होंने देखने को मिली। और झूठ को सच, सच को झूठ बताना, ये सब प्रवृत्ति डेमोक्रेसी में चपटी कहीं है ज्यादा थे। और ये जो अभी जो हुआ है, जो चादर में आते ना गोरख कहे या जो भूषण कहे या जो कहना थे, वो 12 साल में पहली बार इस सरकार को उस ढंग से छोड़ना पड़ा कि अपने लाडले मंत्री का इस्तीफा लेकर कहा। तो ये जन भावना का आदर करते हुए जेनजी का या परिवारों का किया है तो अच्छी बात है, वेलकम है। करेक्शन करेक्ट करती है तो ठीक है। बहुत कम्युनिकेशन में भाजपा उस्ताद, ट्रोल आर्मी, आईटी से फलाना सब धरा का धरा नहीं रह गया कि नहीं रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप नए लोगों के जो उम्मीदें थी, जो यथार्थ है, उसके सामने आप टिक नहीं पाए। प्रयास हुए लेकिन आप टिक नहीं पाए। तो अब आगे टिक पाएंगे नहीं पाएंगे। चुनौतियां इतनी बड़ी है, पहाड़ से ज्यादा है। और देश में हम कहते भी है कि कानूनों का भी पहाड़ है। अभी तक कानून आने के बाद हो रही है 10 साल से वाली, तो कानून की कमी है क्या? नियत और कार्य योजना और वाकई एक सिंपैथेटिक व्यू और सारी चीजों का बढ़िया से असेसमेंट करना। ये तो सरकार इतनी चुनाव जीतती जा रही है, लेकिन हर हफ्ते ही कोई नया मुद्दा खड़ा हो जा रहा है और लगता है वो चुनाव तो हो गया, एक सदी हो गया। तो हर दिन एक जद्दोजहद है। अभी इकोनॉमिक सिचुएशन, वर्ल्ड सिचुएशन, ट्रेड सिचुएशन, टेक्नोलॉजी का सिचुएशन, रोजगार का सिचुएशन, ये सब बहुत ज्यादा फ्लक्स में। कभी आप और बात कीजिएगा तो मैं बता सकता हूं कि क्या असली चुनाव। मैं बोल ही देता हूं, आप भले ही इसको काट लो। एआई में भारत है कहां? कहीं है पूरी दुनिया के मानचित्र पर? एआई हार्डवेयर, कोई डेटा है आपका? और कौन सा डेटा आपके बारे में नहीं है, बाप के वो कहा है, जो मैं अमेरिका से 1 मिनट के अंदर नहीं निकाल, 1 सेकंड नहीं निकाल। तो आप एआई भी कहीं, और एआई की वजह से बहुत सारे जॉब्स बहुत तरह से परिवर्तन हो रहे हैं। व्यापार का स्थिति क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर हिंदुस्तान का एजुकेशन और नॉलेज नहीं रहे तो आप पाई के लिए डॉलर के मोहताज बताएंगे। तेल के दाम इतने हो रहे हैं, आपका अपना कोई सेमीकंडक्टर ना, आपका कुछ इसमें कुछ है, नया चीज क्या आ रहा है ये नहीं। तीसरी चीज कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाइना अमेरिका, चाइना अमेरिका। हम कहाँ ठहरते हैं उनके सामने? सच्चाई तो यही है ना कि नहीं हम ठहरते। तो खाली प्रोपेगेंडा से, पब्लिसिटी से, इश्तिहार से, एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलता। ये बात समझ ली। इसकी मियाद होती है, खत्म होता है। कितने अंतरराष्ट्रीय दबाव में आपका, जब इस दिन डोनाल्ड ट्रंप 10% लगा देता है, फिर इसमें 100% लगा देता है, और सारा आपका व्यापार जो है एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका पे आश्रित है। आपके लड़के बच्चे वहां H1B वीजा के लिए, कभी माइग्रेशन के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, सारे जद्दोजहद कर रहे हैं, है ना। तो समस्याओं का एकदम अंबार है और हर फ्रंट पे है, और हम लोग इसी में है कि इसको पटकनी दे दी, इस पार्टी ने उसको उलट दिया, इसको इसमें उसने उसको हरा दिया, फिर बीजेपी जीत गई। हम समझते हैं कि देश की स्थिति चुनावों से आगे जा चुकी। यही दिखाई पड़ा आपको जितना मतलब, भाई इनको तो मेजोरिटी है, रोज नई पार्टियां जुट रही हैं, एनडीए का कुनबा इतना बड़ा हो रहा है, हर महीने एक नई पार्टी बन जा रही है, उनके साथ आ जा रहा है, सब चुनाव ये जीतते जा रहे हैं। फिर भी ये क्या हुआ जनता मकर? इसलिए मैंने कहा कि ये चुनावों से आगे जा चुका है। तो जो समस्याएं हैं, मैं देश हित में बोल रहा हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं है, ये सब को समझ के कम से कम देश के साथ तो न्याय करें।
तो उसी में जिंदगी का भी न्याय हो जाएगा। और नहीं होगा कि देश के साथ भारी अन्याय होगा। ये देश के लिए बहुत भारी खतरा है कि आपका अगर युवा क्रॉस रोड के है, तो ये तो मैं समझता हूं ये अंदरूनी सुरक्षा का प्रश्न है। ये बाहरी जो आपके दुश्मन है, जो आपके एडवर्सरीज हैं, उनको आप आमंत्रण देते हो, जो आप अगर अंदर से कमजोर होते हो। इंटरनल कोहेशन के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के स्टेबिलिटी के लिए, इन सारी चीजों पर तात्कालिक रूप से संवाद के जरिए, स्टेप्स के जरिए, योजना के जरिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय युवा नीति एक नया बने। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कोई परीक्षा लीक होती है, उसके फंड जो परीक्षा फीस है उसको रिफंड करो। एजुकेशन लोन जो इतना है उसको कम करो, 2% कम करो, 2%। एक मेजर्स बता रहा हूं। तीसरा है कि जो भी परीक्षा का शुल्क है उसको माफ कर, बिजली माफ, फलनवा माफ, ठेकनवा माफ। 10-10 हजार का चुनाव में आप ऐसे ही दे देते हो तो क्या है, परीक्षा का शुल्क माफ नहीं हो सकता। हो सकता है ट्रेवलिंग, लॉजिंग। और जो बेरोजगार है उसके लिए एक नई नीति बनाओ कि भाई नए टेक्नोलॉजी के युग में, AI के युग में हम इनको कैसे खपाएं, ये करो। और नहीं होता है, नहीं होता, इसकी बात पहले भी आई है। तो एक का अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता देना सब करो। जैसे गरीबों को यहाँ 80 करोड़ को आप खाना देते हो मुफ्त का, तो ये भी एक नया करो ना भैया। तो समस्या किस चीज की है? समस्या महंगाई की इतनी नहीं है जितनी कमाई की। और यही कमाई की चिंता में परिवार और पढ़ाई क्यों करता है? कमाई दे। और उसी के चिक्का में ग्रस्त होकर के बहुत लोग जंतर मंतर पर जुटे, जुटाए गए, और कुछ ऐसा हुआ कि हर जगह जितने शुरू। चलिए फिलहाल के लिए TFM पॉड टॉक में इतना ही। कोशिश करेंगे कि सतीश सर फिर से हमारे साथ जुड़ते रहें। तब तक के लिए अलविदा। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।